ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फैटी एसिड्स के। और यहाँ पर जो आपको पता है ग्लिसरॉल के 3 कार्बन होते हैं, तो तीसरे कार्बन के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच है और अमाइनो ग्रुप है। यहाँ जो आप पहले अमाइनो की बात कर रहे थे, जो डाइएथाइल ग्लिसरॉल होती है, मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो या तो फास्फोलिपिड्स होते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। जी सर। फास्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स, उनमें 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं और एक कार्बन जो है उसके ऊपर एक कार्बन जो है उसके साथ फास्फेट ग्रुप या उसके साथ अटैच होता है अमाइनो ग्रुप या कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकता है। फिर इवन कार्बोहाइड्रेट के साथ भी अमाइनो ग्रुप अटैच हो सकता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जैसे है। अब यहाँ आप टेक्निक पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करें तो केटायनिक लिपिड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस ऑफ केटायनिक लिपिड्स यानी लिपिड के हेड ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए बैकबोन, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से दे अलाउ डीएनए स्पॉन्टेनियसली टू एसोसिएट विद cationic lipids. Cationic lipid is mixed with neutral lipids such as diollyl phosphatidyl ethanolamine. डाई का मतलब 2, ओलाइल का मतलब ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 18 होते सर। ओलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 18 सर। कार्बन 9 और 10 में डबल बॉन्ड। ओलिक एसिड में सर 18 होते हैं। 18 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है। सर कार्बन 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड। तो यहाँ ये शो किया हुआ जैसे ये देखिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। पिछली स्लाइड में एक जगह पे लिखा हुआ था DEAE. What is DEAE? DEAE क्या है? अलीना, DEAE क्या है? सर डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। डाइथाइल अमाइनो इथेन, ठीक है। ये मुझे चेक करना पड़ता है कि आप मौजूद भी हो कि नहीं। मुझे इधर घुसा के तो खुद आप लोग चाय पी रहे हो, सर इधर ही होते ऐसे हैं। तो मैं भी पी रहा हूँ। So when liposome encounters nucleic acid, they reform into nucleic acid lipid complexes. लिपोसोम और न्यूक्लिक एसिड को जब मिक्स किया जाता है तो लिपोप्लेक्सेस बन जाते हैं, यानी कम्प्लेक्सेस which contain lipid as well as nucleic acid. और ये कम्प्लेक्सेस इजीली सेल के अंदर जा सकते हैं। ये बिल्कुल एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जैसे हम लिपिड जो डाइट में लेते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके लिपिड्स उनके माइसेल्स बन जाते हैं और फिर जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ही इजीली एब्जॉर्ब होके तो ये सेल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे सेल इसको ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड अलग कर देता है
और बल्कि रीअसेंबल करता है इनको और काइलोमाइक्रान बना के दोबारा ब्लड में शामिल कर देता है। तो ये वही मैकेनिज्म है, उसी को ही ऑलमोस्ट यहाँ एक्सप्लॉइट किया गया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। Successful use of liposome compound is dependent on several factors. Several factors like lipid formulation, particle size, and the method of liposome preparation. An overall net positive charge of the complex allows closer association of the complex with negatively charged cell membrane. अब सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे ही होती है, तो उसके साथ इसकी एसोसिएशन हो जाती है। एंट्री ऑफ द लिपोसोम कम्प्लेक्स इनटू द सेल, ये सिंपल एक एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस जिसमें सेल कोई चीज़ अपने अंदर ले जाता है, और इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो ये लिपोप्लेक्स सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है, अटैच कर जाता है। अब ये देखें यहाँ नीचे इसने 4 स्टेप्स इसके दिए। स्टेप 1 डाइल्यूशन, आपने जो कम्प्लेक्स बनाना है उसको आप डाइल्यूट करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ द कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। उसके बाद add the complex to the cells and ऐसे फॉर द सेल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इस डायग्राम पे ज़रा आप थोड़ा सा देखें तो इधर हो क्या रहा है एक्चुअली। ये लेफ्ट पे सबसे ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल है विच इज नेगेटिवली चार्ज, और नीचे लिपोसोम है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है, वी कॉल इट एज लिपोप्लेक्स। इधर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके ये अटैच होगा, अंदर इसके सेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ आप देखें वो जाते जाते सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट भी साथ ले गया है। तो इस तरह एक एंडोसोम बनता है। एंडोसोम एक लार्जर वेजिकल है जिसके अंदर लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड है। सेल के अंदर बहुत सारे इस तरह के वैक्यूल्स होते हैं या वेजिकल्स होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ एंट्रैप की हुई होती है क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म में, ताकि वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के साथ मिक्स होके कोई रिएक्शन ना कर जाए। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। और दूसरा, ये अगर साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे डिफेंस या गार्ड मालिक्यूल्स होते हैं जो इन्वेडिंग डीएनए या इनकमिंग डीएनए को चोप डाउन कर देते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम इसको मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। आगे फिर ये जाएगा तो न्यूक्लियस में, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वो जाके अटैच होगा। आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऐसी है जैसी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर ये न्यूक्लिक एसिड की मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा तो ये अपना डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में छोड़ देगा। लेकिन जो ये नीचे आ रहा है ये सेल का डिफेंस मैकेनिज्म लाइसोसोम के साथ इसको बाइंड करके इसको चॉप डाउन भी कर सकता है। यहाँ देखिए डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो टूट फूट का शिकार है, उसके छोटे छोटे जर्रे बन गए हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ न्यूक्लिक एसिड तक जाएगा ही नहीं और उसमें इंटीग्रेट नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अनसक्सेसफुल। इसलिए जिन सेल्स में हमने जेनेटिक स्टडीज या डीएनए स्टडीज करना होती हैं उनके डिफेंस मैकेनिज्म को हमने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैनिपुलेट किया होता है, मैनेज किया हुआ होता है, ताकि ये उसको
डिग्रेड ना कर दें। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। डिलीवर न्यूक्लिक एसिड विद हाई एफिशिएंसी, ये इसका एडवांटेज है। इजी टू यूज, मिनिमल स्टेप्स रिक्वायर्ड, 2-3 तो स्टेप्स हैं। लिपोसोम बनाना है, मिक्स करना है और सेल्स के साथ मिक्स कर देना है। वर्क्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, कैन बी यूज्ड फॉर इन विवो ट्रांसफर ऑफ डीएनए एंड आरएनए टू एनिमल सेल्स। Successful delivery of the DNA of all sizes from oligonucleotides to yeast artificial chromosome. Yeast artificial chromosome, larger size of the nucleic acid. यानी इतना बड़ा मॉलिक्यूल भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। Disadvantage is not applicable to all cell types. मसलन ये प्लांट सेल में नहीं इतना काम करेगा, क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर तो मौजूद होती है सेल वाल, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। और भी कई एनिमल सेल्स भी होंगे जिन पे ये काम नहीं कर सकता। लो एफिशिएंसीज इन मोस्ट प्राइमरी सेल्स, इसमें इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये कैल्शियम फास्फेट भी उसी तरह का ही एक तरीकाकार है जिसमें हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। डीएनए इज मिक्स्ड विद कैल्शियम क्लोराइड, एडिशन टू बफर सेलाइन या फास्फेट बफर सोल्यूशन एंड इंक्यूबेशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट इसलिए करते हैं कि कैल्शियम के साथ इसकी बाइंडिंग हो जाए। कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो फास्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज, तो कैल्शियम फास्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो सेल्स जो हैं इसको एनगल्फ कर लेते हैं, तो ये सेल के अंदर चला जाता है। यहाँ आप देखिए कैल्शियम फास्फेट सोल्यूशन और उसके बाद डीएनए प्रेसिपिटेशन इनटू द सेल सरफेस, उसके ऊपर यानी बाइंड कर जाएगा और मोनोलेयर ऑफ द एनिमल सेल्स की एक सिंगल लेयर है जिसकी सरफेस के ऊपर जाके बाइंड कर रहा है और सेल के अंदर ही चला जाएगा। एडवांटेजेस, इजीली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव, कैल्शियम क्लोराइड ही डालना है आपने। कैन बी अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ द सेल्स और कैन बी स्टेबल ट्रांजिएंट एंड कैन बी यूज फॉर ट्रांजिएंट एंड स्टेबल ट्रांसफेक्शन, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। कैल्शियम फास्फेट अपीयर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रासेलुलर एंड सीरम न्यूक्लियसेस। क्यों? क्योंकि जो सेल के अंदर न्यूक्लियसेस हैं उनके साथ वो इसको डिटेक्ट नहीं करते या इसके साथ बाइंड ही नहीं करते, क्योंकि कैल्शियम का उसके ऊपर चार्ज होता है, उसके ऊपर खोल बना हुआ होता है। डिसएडवांटेज, लो एफिशिएंसी, नॉट सूटेड फॉर इन विवो जीन ट्रांसफर इन टू होल एनिमल्स, पूरे एनिमल को आप नहीं कर सकते। साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट आर क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। और टॉक्सिसिटी स्पेशली टू प्राइमरी सेल्स, टॉक्सिसिटी क्यों होगी? क्योंकि कैल्शियम आयंस की जब कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर बढ़ जाएंगे और सेल के बहुत सारे मैकेनिज्म को ये रोक सकता है या उनको खराब कर सकता है। सेंसिटिव टू स्लाइट चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड बफर एंड साल्ट कंसंट्रेशन। इसके अलावा आप देखें ये है केटानिक पॉलीमर। Cationic polymer differ from cationic lipids, hydrophobic moiety and are completely soluble in water. ये cationic polymers हैं, दो तरह के होते हैं, synthesized या natural। तो cationic polymers include polybrine और polyethylene and dendrimers। इनकी प्रिपरेशन का कुछ थोड़ा सा मेथड होगा, ये अगर आप देख रहे हैं
कौन सी थी? DEAE, that's done. अगली क्लास है हेलो। जी सर, होगी अगली क्लास शायद। इसके बाद स्टैट की क्लास है कि छुट्टी है? क्लास तो है सर, पता नहीं सर लेते हैं कि नहीं। सर ने वो किया नहीं सेंड, लिंक चेंज किया? फिर हम इसको पढ़ लें, ख़त्म करें यार। अब कल या नेक्स्ट टाइम से हम कुछ और पढ़ेंगे। बहुत हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ लोगे खुद भी? ठीक है सर, कर दें। खुद भी पढ़ लेंगे सर। वैसे सर ये स्लाइड्स हमें आप ना पोर्टल पे अपलोड कर दें हम, ताकि इनको तसल्ली से फ्री टाइम में बैठ के पढ़े। इधर सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है तो। पोर्टल पे ये मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। पोर्टल पे ये कहाँ ऐड होगी? असाइनमेंट की फॉर्म में ऐड होंगी। जी सर, सर अपलोड कर कर दें दें ग्रुप इधर। में। सर ग्रुप में इधर कर ग्रुप दें में सर। ही कर दें आप। ग्रुप में शेयर कर लेते हैं। और वो अभी चैनल भी खोलना है। कल आप लोगों ने मुझे थोड़ा जज्बाती कर दिया कि अटेंडेंस सबकी लगा दें। तो वो सबकी लगाते लगाते अगर किसी की गलती से भी एब्सेंट लग गई है तो वो बच्चे थोड़ा सा हो सकता है अच्छा ना फील करें। लेकिन अब आप ये समझो कि आप सबको अकोमोडेट करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ा है, वरना वो सबकी ही ओवरऑल 100% प्रेजेंट लगाने से भी वो पता चलता है कि ये जाली अटेंडेंस है। तो इसलिए मैंने फिर कुछ स्टूडेंट्स की एब्सेंट लगाई थी। वो हो सकता है कहीं मौजूद भी हो क्लास में। अगर मैं वो स्क्रीनशॉट से चेक करने बैठ जाता तो फिर डेफिनेटली मुझे वही अटेंडेंस लगानी पड़ती जो स्क्रीनशॉट में मौजूद होती है। लेकिन वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी आप लोगों की शार्टेज को कंपनसेट करने के लिए वो समटाइम फिर कई बच्चों की प्रेरणा लगाना पड़ जाती है। तो वो 5-6 वीक में अगर आप रोज़ ही सबकी प्रेजेंट ही लगाते जाएं तो वो भी वहाँ कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता। तो डेक्स्ट्रान के साथ आप कम्प्लेक्स बना सकते हैं, कैटायनिक पॉलीमर बना सकते हैं और पॉलीमर के थ्रू आप डीएनए को रख सकते हैं। बहुत नहीं बचा रहे हैं और कितनी मुश्किल हालत है चलो। उह ये सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक है, मैग्नेटोफैक्शन। मैग्नेट मीडिएटेड मेथड uses magnetic force to deliver DNA into the target cell। ये बाद लोग भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, तो या रिपल्शन। मैग्नेट में दोनों ऑप्शंस होती हैं, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह नुमान और रिजवान सारा दिन इकट्ठे ही रहते हैं, तो आप देखें नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इज मिक्स्ड with cells and placed in plate। ये देखिए यहाँ पे बैटरी प्लेट है। अब मौका नहीं मिला, उधर सारा कुछ बंद हो गया, वरना ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई भी जा सकती थी और करके भी देखा जा सकता था। तो ये बैटरी प्लेट है, नीचे जनाब मैग्नेट रखा हुआ है। तो पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेट फिर उनको डीएनए मॉलिक्यूल को नीचे खींच के लाएगा। तो जैसे ही वो नीचे आएंगे दे मे इंटर इनटू द सेल। ये देखें आप यहाँ पे, मैग्नेट, और ये इसको इधर लेके आ रहा है और ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया। डीएनए और आरएनए दोनों ही स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। इंटरफेरेंस आरएनए का क्या काम होता है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह दी होगी कि इंटरफेरेंस आरएनए जो है वो एक शॉर्ट
oligonucleotide है, which may inhibit or interfere with messenger RNAs to stop progression of a particular gene expression. तो वहाँ पर हमें कभी करना पड़ जाता है, मसलन जैसे टोमेटो के राइपनिंग के जो जीन्स हैं इनको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी डिजीज़ में डिजीज़ प्रोग्रेशन को इंटरफेरेंस आरएनए से रोका जा सकता है। तो इसमें हम इंटरफेरेंस आरएनए और प्लाज्मिड डीएनए मैग्नेटोफेक्शन से हम सेल के अंदर इसको डाल सकते हैं। मैकेनिकली स्टिमुलेटिंग एंडोसाइटोसिस है। वंस पार्टिकल or DNA complex is endocytosed, proton sponge affects rupture of the endosome or releasing the DNA, or which then transcribes into the target protein. तो प्रोटीन बन जाएगी। रैपिड मेथड है। सर ये जो 4th पॉइंट है ये दोबारा बता दें। एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर आ जाता है। Once particle DNA complex is endocytosed, तो प्रोटॉन स्पॉन्ज इफेक्ट क्या होगा? सेल के अंदर मौजूद प्रोटॉन क्लाउड हाइड्रोजन की फॉर्म में जी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो उसमें से खींच लेगा। ठीक है सर। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जी। फर्श पे चाय गिर जाए आपसे, तो आप ब्लॉटिंग पेपर या कोई स्पंज उसके ऊपर रख के उसको सक कर लेते हैं और वहीं से आप उठा लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, जब डीएनए मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स अटैच टू किसी और चीज़ के साथ अटैच होंगे तो उसको वहाँ से निकालने के लिए ये क्लाउड जो है या ये प्रोटॉन्स का जो स्पंज टाइप लेयर उसको वहाँ से छुड़वा लेगी और उसके बाद ये डीएनए आगे कहीं न्यूक्लियस में जाके इनकॉर्पोरेट हो सकता है। रैपिड है। ठीक है सर। इंक्रीज ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी बाय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, लो अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हाई ट्रांसफेक्शन रेट्स ऑफ एडहेरेंट मेमेलियन सेल लाइन्स एंड प्राइमरी सेल कल्चर्स। डिसएडवांटेजेस, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स इसको चाहिए होते हैं जिनके ऊपर ये एडहेयर हो सके, यानी ऊपर अटैच हो सके। सस्पेंशन cells needs to be immobilized or centrifuged। अब इसके बाद वाली जो टेक्निक्स हैं ये हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, जहां आपको इंस्ट्रूमेंट या फिजिकल मेथड्स नजर आ रहे हैं। तो इससे पीछे वाला जो था ये लिपोफेक्शन और सारे उसके बारे में था, ट्रांसफेक्शन के बारे में था। ये वाला जो है ये टेक्निक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। बायोलिस्टिक जीन गन, ये जीन गन है और ये उसकी नया वर्जन है। और ये माइक्रो इंजेक्शन है, ये आपको सेल नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये आप समझिए इंजेक्शन लग रहा है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन है, ये इलेक्ट्रोपोरेशन अपरेटस है, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये आप देखिए ना, इलेक्ट्रोपोरेशन में यहाँ पर जब एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इधर को फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी तो डीएनए इधर से अंदर आ जाएगा, राइट से लेफ्ट। सेल स्क्वीजिंग भी है एक, और बायोलिस्टिक पार्टिकल बम्बार्डमेंट जीन गन ये हम पढ़ चुके हैं, हेलियोस जीन गन। और इसकी ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। माइक्रो इंजेक्शन है, ये देखें जैसे बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ये इंजेक्ट हो रहा है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। बहुत ही फाइन किस्म की नीडल होती है, आप देखें सेल इटसेल्फ हमें नज़र नहीं आता, तो जो नीडल सेल के न्यूक्लियस के अंदर लेके जा रही होगी डीएनए मॉलिक्यूल, और उस नीडल के अंदर फिर एक सुराख भी होगा और उसमें से डीएनए मॉलिक्यूल मूव करके जा सकेगा। इमेजिन हाउ
small thing is it? Laser fraction भी है, using laser light. Or comparison of different gene transfer methods. चलो. Thank you for attention. Any question? Hello. नहीं सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं, आप ये नोट शेयर करते हैं कुछ पूछ लो यार, व्हाट्सएप ग्रुप में। पता चले आप लोगों ने सुना भी है। हारून, क्या हाल है हारून? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर हमें कैसे कंफर्म होगा कि माइक्रो इंजेक्शन जो है वो मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही हमने वो डीएनए को इंसर्ट कर दी है, तो इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे करेंगे कि नीडल न्यूक्लियस के अंदर ही लगी है? वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो आप ठीक माइक्रो इंजेक्शन की बात कर रहे हो ना, जी जी सर। तो वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपको सेल काफी बड़ा करके दिखाएगी और आपको बकायदा नजर आ रहा होगा नीडल उसके न्यूक्लियस के अंदर जाते हुए। हाँ, आप वहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट फोर्स द इंजेक्शन टू इंटीग्रेट डीएनए इनटू अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। आपने वहाँ अपना बंदा छोड़ के आ जाना है, उसने खुद ही फिर अपने लिए घर गली मोहल्ला ढूंढ लेना है कि किधर जाके मैंने फिट होना है। ठीक है तो सर। वहाँ पर आपने उसको इंजीनियर ऐसे किया हुआ होता है कि जहाँ वो जाके उसने लगना है वहाँ पे कुछ ना कुछ कम्प्लीमेंटरिटी उसको नजर आए। थैंक यू बेटा। ठीक है सर, कम्प्लीमेंट साइट्स हमने बनाई होती है वहाँ की। हाँ जी, कम्प्लीमेंट साइट्स उधर की बनाई होती है कि वहाँ पे जाके अटैच होगा। एग्जैक्टली। कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, वो हम थोड़ी सी चालाकी उस प्लाज्मिड को इंजीनियर करते हुए दिखा देते हैं ना कि यहाँ जाके इसने लगना है जी तो सर। उसके पीछे सीक्वेंस क्या है, तो उसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम डालते हैं ताकि उसको वहाँ अटैच होने में आसानी हो। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर हमें किन फैक्टर से पता चलता है कि हमने कौन सी वाली टेक्निक यूज करनी है ट्रांसफेक्शन के लिए? इन सब में से कौन सी सूटेबल हमें होगी? कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेक्निक यूज करनी? जी हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उनकी सिलेक्शन एक थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी है और एक ये डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स भी है। इस प्रेजेंटेशन के शुरू में भी मैंने बताया था आपको, और वैसे भी ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो हर टेक्निक जो है ट्रांसफॉर्मेशन की वो हर सेल के लिए या हर चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होती। कुछ टेक्निक्स स्पेसिफिक हैं एनिमल सेल्स के लिए, कुछ टेक्निक्स स्पेसिफिक हैं प्लांट सेल के लिए, जैसे एग्रोबैक्टीरियम हो गया, बायोलिस्टिक होगी, और कुछ ऐसी हैं जो दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो ये हम डिसाइड करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स को जहन में रखते हुए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह गुजरेगा इसमें से। मसलन अगर लिपिड बाइलेयर नहीं है एक्सपोज्ड, ऊपर सेल वाल है, तो आप लिपोफेक्शन नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपका डीएनए मॉलिक्यूल बड़ा है तो आप सिंपल प्लाज्मिड्स यूज़ नहीं कर सकते, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करना पड़ेगा, या वायरल इन्फेक्शन यूज़ करना पड़ेगी। वायरल इन्फेक्शन भी समटाइम आप देखें कि वो एनिमल सेल्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा इजीली परफॉर्म करती है। सो साइज ऑफ डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सिलेक्शन मेथड, इन सब चीज़ों को देख के हम इस सब को डिफाइन करते हैं। ये किसने पूछा क्वेश्चन? सर लरेब। ठीक है। एक चीज़ जो अभी मेरा ख्याल है एहसान ने पूछी थी कि हम इसको फिर सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन के मेथड्स भी हैं कुछ, तो वो हम आगे जाके कहीं देखेंगे। सिलेक्शन जो है वो दैट मे बी बेस्ड अपॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, that may be based upon herbicide gene, that may be based upon some ligand या some
सिग्नल सीक्वेंस, फ्लोरेसेंट प्रोटीन, या कोई एक पर्टिकुलर डेफिशिएंट मीडिया जो है उसके ऊपर हम सिलेक्शन करेंगे। ग्रोथ मीडियम जैसे होते हैं, मिनिमल मीडियम है जैसे, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड डेफिशिएंट होता है। तो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू सेलेक्ट दैट विच सेल हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म एंड विच इज़ नॉट। जो ट्रांसफॉर्म नहीं है वो खुद ही उसमें किल हो जाएंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हमने किल करना होता है और बाकियों को हमने ज़रा प्रोटोकॉल के साथ संभालना होता है कि इनमें से किसके अंदर हमारा जीन प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हुआ है और एक्सप्रेशन दे रहा है। तो वहाँ फिर जाके हमने स्केल अप एक्सप्रेशन की कुछ टेक्निक्स यूज़ करना होती हैं, जो कि हम आगे कहीं पढ़ेंगे वंस वी गेट आउट ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। एनी अदर थिंग? एनी मोर क्वेश्चन? रिजवान मौजूद है कि नहीं? ये सब बच्चे अपने रोल नंबर शुरू में लिखो और ये इस तरह ब्रैकेट बेशक ना डालें। यस सर। समझ आई है रिजवान कुछ? जी सर। तो सब बच्चे अपने रोल नंबर शुरू में लिखें, मुझे अटेंडेंस लगाने में आसानी होगी। ओके सर। राजर सर। नौमान तो फिर बोलिया नहीं कुछ। सर अब तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। आप आते ही ना 3 बजे ले लिया करो एक दफा, 3:05 पे। ये तो चलें ठीक है सर। एक्चुअली लेट होते हैं। सर एक इशू है, सर एक इशू है, एक इशू है सर। बोले सर पता नहीं बिजली वालों को आपकी क्लास के साथ कोई ज्यादा ही प्यार है। जब 3 बजते हैं तो बिजली ले जाते हैं। आज भी सर किसी हमसाए से हॉटस्पॉट लेके क्लास ली है। आप कहाँ रहते हो? मैं सर गुलशियां कॉलोनी। बोल कौन रहा है? एहसान सर सर। ये एहसान है। अच्छा, वो ना 3 बीच से हमारी भी चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आ गई। सर लेकिन 10-15 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद लेके जाते हैं सर। अब भी गई हुई है 20 मिनट से। हाँ, ये मसला होता है थोड़ा सा, लेकिन आपने बिजली को क्या करना है? सर वाईफाई के साथ है ना, तो वाईफाई बंद हो जाता है। तो वाईफाई वो दूसरा चार्जेबल नहीं है? नहीं सर। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें तो थोड़ा सर अगर कोई दोबारा सर कोई ज्वाइन कर लेता है क्लास, तो सर उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया करें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये ठीक, दोबारा से थैंक यू सर। ले लो स्क्रीनशॉट। सर मैंने अभी ले लिया था थोड़ी देर पहले, 3:30 बजे आई थिंक लिया था स्क्रीनशॉट। ये मैंने कल इस पे थोड़ा सा गौर किया है। वो कह रहे हैं कि एक आपने क्लास शुरू करते हुए लेना है और उसके बाद आपने एंड करते हुए लेना है ना, ताकि पता चले कि आपने क्लास ली कितना टाइम है। ठीक है सर, फिर वो कल से ले लेंगे। अभी मैंने लिया था एक 3:25 पे लिया, और एक जैसे आपने 4:05 पे क्लास स्टार्ट किया ना दोबारा, तो वो तब भी लिया मैंने। तो मैंने कहा अब हम इतना वो कर भी रहे हैं कोशिश, तो हम चीज़ों में डेफिशिएंट नो प्रूव भी ना कर सकें। बाकी भी कोई टीचर ले रहा है कि नहीं? जाहिर साहब भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? नहीं सर। नहीं, वैसे वो कोर्स कोई पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? कौन पढ़ा रहा है तीसरा कोर्स? जी सर, जाहिद। एक मैम शाजिया पढ़ा रही है, एक जाहिद साहब, जी एक मैं और एक स्टैट का। जी सर। तो ये दोनों नहीं अभी ले रहे क्लास? सर मैम ने वो हमें ऑडियो मतलब वीडियो लेक्चर्स भेजे थे यूट्यूब पे, मतलब वो खुद हाँ। की वॉइस में उनकी। ये और सर जाहिद हम भी उस पे ने अभी करते हैं। भेजने हैं। जाहिद साहब ईमेल में भेज देते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पूछा था मुझसे एक दिन कि इस तरह भी कर लें अगर तो। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे इस तरह ऑनलाइन पढ़ाने से कोई फ़ायदा हो रहा है? सर इस तरह डिस्कशन हो जाती है, साथ उस तरह डिस्कशन नहीं हो सकती। वो मैम ने कहा था कि डिस्कशन के लिए वो
फिर मतलब जूम पे कर लेंगे। यानी सर थोड़ा ज्यादा बेटर सर। हमें जूम पे पढ़ने से फ़ायदा है। अच्छा, इसमें और भी बहुत अच्छा हो सकता है, मगर यहाँ इंटरनेट की इतना प्रॉब्लम है। अब मैं इंटरनेट की वजह से फैसलाबाद आया हूँ और इधर भी वही हालात है इंटरनेट के। सर एक सजेशन है हम्म। सर, जो लेक्चर मटेरियल होता है ना, जब आप जैसे आप पहले इनविटेशन भेज देते हैं, इस तरह एक दिन पहले सर अगर लेक्चर मटेरियल हमें ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करे तो स्लाइड सर हम एक बार खुद पढ़ लिया करेंगे, फिर जो क्वेश्चन होंगे हम ग्रुप के अंदर पूछ लिया करेंगे। ये तो तो बड़ी अच्छी इसमें बात सर हमारा, जी सर खुद एक बार पढ़ लेंगे ना सर तो हमें फिर डिस्कशन में भी मजा आएगा। तो आई होप कि वो आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी सबने, वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया था मटेरियल। तो जिस जिसने जो रहते हैं टॉपिक्स, उसमें जिस जिसके पास प्रेजेंटेशन है बनी हुई, वो शेयर कर लो ग्रुप में, वहाँ से हम डाउनलोड करके पढ़ लिया करेंगे। ठीक है सर, देख लेते हैं। जो टॉपिक अभी रह गए हैं ना, उनकी प्रेजेंटेशन जी अगर सर। आपके पास है तो वो कर लें, और नहीं भी है तो कहीं से डाउनलोड करके उसकी सेटिंग वेटिंग करके ना, तो ठीक है सर। कर लेते हैं, फिर उन्हीं को पढ़ लिया करेंगे। ठीक है सर। चलें, ठीक है सर, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर।